आज हम लोग बेंगलोर डिवीज़न के द्वारा आयोजित जेईई इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें टोटल 110 क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर 110 क्वेश्चन इसमें जो है आपको जो है इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें पहला सेक्शन मेरा जो है वो जो है टेक्निकल सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग और देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट, राजभाषा सबका क्वेश्चन रहेगा। तो ये टेक्निकल साइड से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है एसी से डीसी कन्वर्ट हम लोग किस डिवाइस के द्वारा करते हैं। एसी टू डीसी कन्वर्जन इज डन बाय। तो एसी से डीसी कन्वर्ट हम लोग करते हैं रेक्टिफायर के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर आपका ये करता है डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और चॉपर क्या करता है? चॉपर हमारा डीसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आपका यहाँ पर एसी से डीसी पूछा है, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है डैश ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द बैटरी। बैटरी की चार्ज की स्थिति को डैश इलेक्ट्रोलाइट सूचित करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उससे हम लोग बैटरी के चार्ज की स्थिति को पता करते हैं। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लाइट यूज्ड फॉर नाइट लाइट्स इन एलएचबी नॉन एसी कोच। नॉन एसी कोच में जो है नाइट रात के समय, रात्रि के समय में किस लाइट का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो है किस लाइट का प्रयोग करते हैं? एलईडी लाइट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है वोल्टेज रिले इज यूज्ड फॉर डैश फॉल्ट इन ए ट्रांसफार्मर एंड इज यूज्ड इन डैश टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रिले का प्रयोग हम लोग कहाँ पर और किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में करते हैं? तो ये इस रिले का जो प्रयोग होता है वो इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है। और ये हम लोग किस में करते हैं? आयल कूल ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंटरनल फॉल्ट। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन है द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। डीसी जनरेटर का जो फील्ड कॉइल रहता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये जो है आपका जो वायरिंग हम लोग करते हैं वो कॉपर वायरिंग रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉपर वायरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन है द प्रोटेक्टिव डिवाइस टू इंडिकेट द इंटरनल फॉल्ट इन ए ट्रांसफार्मर यूज्ड इन पावर साइड इज। ट्रांसफार्मर का आंतरिक खराबी को सूचित करने वाला सुरक्षित उपकरण जो कि पावर साइड में उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग कौन सा जो है डिवाइस होता है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे बुचलॉज रिले। तो ये जो है बुचलॉज रिले जो है इसमें यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। देखिए ट्रांसफार्मर में जो है फुल लोड पर भी कौन सा लॉस जीरो होता है? तो ये यहाँ पे आपका है कोर लॉस। कोर लॉस जो है होता ही है ट्रांसफार्मर में, फ्रिक्शन लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। तो ट्रांसफार्मर में जो है हमारा 4 तरह के जो है लॉस होते हैं। एक होता है कोर लॉस, एक होता है कॉपर लॉस, तीसरा होता है आपका एडी करंट लॉस और चौथा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। फ्रिक्शन लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। फ्रिक्शन लॉस क्यों नहीं होता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए जो है फ्रिक्शन लॉस ट्रांसफार्मर में आपका नहीं होगा। तो 7वां नंबर का जो है यहाँ पे जो है पूछा है कि कौन सा लॉस जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो कौन सा लॉस होता है? फ्रिक्शन लॉस जीरो होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंट एट मेजर सब स्टेशन इज। तो मेजर सब स्टेशन पे जो है मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस कितना होता है? ये होता है 1 ओम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर एचबी पैनल इज माउंटेड इन द एलएचबी नॉन एसी कोच। तो नॉन एसी कोच में कहाँ पर आता है एचबी पैनल? ये नीचे लगा हुआ रहता है, ठीक है, अंडर फ्रेम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडर फ्रेम। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है
नंबर ऑफ गीजर्स डेट कैन बी प्रोवाइडेड इन ऑफिसर्स फ्लैट ऑन ए स्पेशल रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑफिसर्स फ्लैट में कितने नंबर गीजर प्रोवाइड किए जा सकते हैं स्पेशल रिक्वेस्ट पर, तो इसका सही आंसर है एक। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज़ द सीटिंग ऑफ द HP कटआउट इन LHB कोच। तो ये इसका सेटिंग कितना होता है, इसका सेटिंग होता है 225 PSI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन है विच रूल इन IE 1956 एक्सप्लेन अबाउट पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ रूल। तो ये जो है 141 है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वोल्टेज सेटिंग फॉर द इनपुट AC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉर RBC। तो RBC के लिए जो है AC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इनपुट AC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कितना होता है वोल्टेज सेटिंग। ठीक है, RBC के लिए तो ये कितना होता है, ये होता है 480 ±5 वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में RBC का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग जो है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है OCB स्टैंड फॉर। तो OCB जो होता है वो होता है आयल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, आयल सर्किट ब्रेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द ऑपरेशन टाइम ऑफ द ब्लोअर मोटर ओवरलोड रिले इन LHB कोच। LHB कोचों में ब्लोअर मोटर ओवरलोड रिले का परिचालन समय क्या होता है। तो ये होता है 24 सेकेंड, 24 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MFO ऑफ 25 किलोवाट अल्टरनेटर इज नॉट मोर देन। तो ये जो है 800 RPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कैपिलरी ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज। कैपिलरी ट्यूब को निम्नलिखित में से और क्या बोला जाता है। तो इसको जो है एक्सपेंशन वाल्व बोला जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 750 वोल्ट वायरिंग एंड इक्विपमेंट। 750 वोल्ट वायरिंग और उपकरण का न्यूनतम इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है। तो ये जो है कितना होता है 5 मेगा ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये 5 मेगा ओम होता है। चलिए मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 मेगा ओम होना चाहिए 750 वोल्ट के लिए उपकरण के लिए। चलिए नंबर ऑफ V बेल्ट यूज्ड फॉर ड्राइविंग 110 वोल्ट 18 किलोवाट एंड 25 किलोवाट AC अल्टरनेटर इज। आप लोग जो भी काम किए होंगे उस सबको पता है इसमें जो है कितना नंबर ऑफ V बेल्ट यूज होता है, 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में इन अ केबल इमीडिएटली अबव मेटालिक शीथ। मेटालिक शीथ जो केबल हमारा होता है उस केबल में मेटालिक शीथ से जस्ट ऊपर क्या लगा रहता है, वो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेडिंग। ठीक है, बेडिंग का काम है, बेडिंग का जो काम है ये जो केबल है मेरा मेटालिक केबल उसको एक तो कोरोजन से बचाता है, दूसरा जो है ये जो है एक लिंक का प्रयोग इंटरनल और आउटर केबल के बीच में जो एक लिंक का प्रयोग करता है। मेनली जो ये कोरोजन से बचाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। तो यहाँ पर जो है आपका इसका क्या हो जाएगा, बेडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन है आपका मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो ये कौन सा मटेरियल यूज होता है, सिलिकॉन स्टील होता है। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील से का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। तो ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन स्टील में जो है आपका इसका आयरन लॉस कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HP कट आउट ऑफ RMPU SG AC कोच सेल बी सेटेड। तो ये जो है HP कट आउट RMPU में जो सेल्फ जनरेटिंग AC कोच है उसमें कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 415 + 15% PSI। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है
पिच सर्किट डायमीटर ऑफ एसी पुल्ली ऑफ 110 वोल्ट टीएल सिस्टम। तो 110 वोल्ट टीएल प्रणाली के एक्सल पुल्ली का पिच सर्किल व्यास क्या होता है? तो ये कितना होता है? 572.6 mm। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है ईओजी, ठीक है, इन ऑन जनरेशन जो होता है। तो ईओजी पावर कार सप्लाई इज फीडेड टू एसी कोच इन गरीब रथ एसी कोचेज बाय, किसके द्वारा जो है वो पावर सप्लाई दिया जाता है एसी कोच में, गरीब रथ में, ठीक है। तो ये होता है आईवी कपलर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर्स लोड ऑफ 1 RMPU इन SG सेल्फ जनरेटिंग एसी कोच इज अबाउट। तो जो हीटर लोड होता है RMPU में सेल्फ जनरेटिंग एसी कोच में, वो कितना, उसका जो रेटिंग रहता है कितना रहता है? 6 किलोवाट का, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ वोल्टेज अप्लाइड टू ए 415 वोल्ट रेटेड कैपेसिटर ड्रॉप्ड बाय 10%, इट्स VAR वोल्टेज ड्रॉप्ड बाय। तो ये लगभग जो है 19% का ड्रॉप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ टेम्परेचर कंट्रोलर इज इंस्टॉल्ड इन LHB पावर कार। तो कौन सा टेम्परेचर कंट्रोलर इसमें यूज होता है? इसमें यूज होता है फाइन कंट्रोल इन 5 स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूज्ड इन RMPU सेल्फ जनरेटिंग एसी कोच। तो जो कैपेसिटी बैटरी का रहता है वो कितना रहता है इसमें आपका एसी कोच में? ये आपका जो हो गया कितना होता है बैटरी का कैपेसिटी? 1100 एम्पियर आवर, ठीक है, 1100 एम्पियर आवर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन LHB नॉन AC कोचेज। LHB के नॉन AC कोच से जुड़े पावर ट्रांसफार्मर वो किस कनेक्शन में रहता है? तो ये जो है स्टार स्टार कनेक्शन में होता है। तो ये जो है स्टार स्टार कनेक्शन में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ERRU शैल हैव द फॉलोइंग प्रोटेक्शन। ERRU को निम्नलिखित सुरक्षा होती है। तो ये जो है इसमें सारे जो है प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है कौन कौन सा प्रोटेक्शन हम लोग देते हैं ERRU को। तो ओवर वोल्टेज या सर्ज प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। DC आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। ओवर चार्जिंग करंट लिमिट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द लाइट सर्किट ऑपरेटिंग वोल्टेज इन LHB कोच। तो जो लाइटिंग सर्किट रहता है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज वो कितना रहता है? तो वो रहता है 110 वोल्ट DC, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये AC नहीं होता, ये DC होता है। तो लाइटिंग के लिए DC जो है वो 110 वोल्ट ही क्यों यूज होता है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो जैसे देखिए जनरली होता क्या रहता है पहले कि जब हम लोग लाइटिंग के लिए जो है जो हम घर में यूज करते हैं आपका 240 वोल्ट, वो उतना वोल्टेज का अगर हम लोग यूज करते थे जो भी हमारा डिवाइस था, चाहे लाइट हो या फिर हमारा पंखा हो, तो वो जो है जनरली जो है देखा जाता था कि वो चोरी हो जाता था और जो है पैसेंजर है वो घर लेके चले जाते थे और अपने घर में ही यूज कर लेते थे, ठीक है। तो रेलवे जो है इस चोरी से बचाने के लिए हम लोग जो है कितना वोल्ट यूज करने लगे हैं? 110 वोल्ट यूज करने लगे, ताकि अगर कोई भी घर में है वो आपका यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे 110 वोल्ट DC का यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है पर्जिंग इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम मीन्स। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में पर्जिंग का मतलब क्या होता है? तो पर्जिंग का मतलब होता है एक्सपेलिंग ऑल द एयर इन द सिस्टम बाय एडमिटिंग गैस, ठीक है, गैस को स्वीकार करके सिस्टम की सारी हवा को बाहर निकालने के को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्जिंग,
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या करता है कि ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको बनाया जा सकता है। ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो 33 नंबर का क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कहाँ पर है, कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, कैन बी डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग नहीं, डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म नहीं, कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इज नाइदर डिस्ट्रॉयड एंड नॉट कैन बी क्रिएटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस द सप्लाई टू द फ्लोरोसेंट ट्यूब इज प्राइमरीली टू। तो कैपेसिटर का जो मेनली प्रयोग हम लोग करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब के पास, वो क्यों होता है, वो होता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इम्प्रूव द सप्लाई पावर फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेटिंग रेंज ऑफ MPCV ऑफ WRA पंप इन LHB कोच। तो इसका रेटिंग जो है वो कितना होना चाहिए, 1 एम्पेयर से 1.6 एम्पेयर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए WRA का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, WRA ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो WRA का फुल फॉर्म बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीट इन ए कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ड्यू टू। तो ये जो है बोल रहा है कि विद्युत पास करने पर कंडक्टर में गर्मी डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है I² R। ठीक है, और हीट क्या होता है, I²RT। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट है, जब आप करंट को प्रोड्यूस करेंगे किसी खास समय के लिए किसी कंडक्टर से, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा। और हीट किसके कारण प्रोड्यूस होता है, वो हीट होता है रेसिस्टेंस के कारण प्रोड्यूस। ठीक है, आर के कारण। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेसिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैम्प इज। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, HFC रेफ्रिजरेंट रिकमेंडेड फॉर RMPU सेल्फ जनरेटिंग AC कोचेज इन प्लेस ऑफ R22 इज। तो यहाँ पर जो है हम लोग R22 के स्थान पर RMPU सेल्फ जनरेटिंग AC कोच के लिए जो है HFC रेफ्रिजरेंट क्यों रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, HFC इसके स्थान पे कौन सा HFC रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या यूज करते हैं, R407C। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड। इसको हम लोग बोलते हैं लक्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं, लक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फेज एडवांसर्स आर यूज्ड विद इंडक्शन मोटर टू। तो फेज एडवांसर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं इंडक्शन मोटर के पास में, इसका हम लोग यूज करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो 40 नंबर का क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ पंप डिस्चार्ज प्रेशर इज लो देन प्रोबेबल काउज इज। अगर आपके पंप डिस्चार्ज का प्रेशर कम हो गया तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका गैस या एयर आपके लिक्विड में है, उसके कारण जो आपका पंप का डिस्चार्ज कम हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
और 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ए 2x40 वाट बॉक्स टाइप फिटिंग ग्लो फॉर 10 आवर्स इन ए डे, इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ जून। उसका रेट क्या दिया हुआ है, 3 रुपये पर यूनिट दिया हुआ है, तो वो कितना होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है वो 1 यूनिट का दिया हुआ है हमारे पास 3 रुपये पर यूनिट। ठीक है, 3 रुपये पर यूनिट दिया हुआ है। हमारे पास 40 वाट बॉक्स टाइप फिटिंग जो है वो 2 लगा हुआ है और एक दिन में 10 घंटा के लिए जलता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जून महीना के लिए कितना चार्ज होगा अगर 1 यूनिट का 3 रुपये दाम है तो। ठीक है, जून महीना के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है। तो एनर्जी कंजम्पशन जो होता है, एनर्जी कंजम्पशन वो क्या होता है, उसका जो है यूनिट होता है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1000 वाट आवर। ठीक है, वाट आवर, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जनवरी महीना में कितना यूनिट खर्च हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी निकालेंगे पहले। तो एनर्जी जो है, एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाट आवर निकालेंगे, फिर उसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 2 मेरे पास जो है बॉक्स टाइप फिटिंग है, 2 कितने वाट का, 40 वाट का। ठीक है, और कितने देर के लिए जलता है, 10 घंटे के लिए जलता है। ठीक है, और किस महीना में, जून महीना में। जून में कितना दिन होता है, ये एक दिन में 10 घंटा जलता है, तो जून में 30 दिन होता है, तो 30 दिन के लिए हम लोग निकालेंगे। ठीक है, 30 दिन के लिए निकाल दिए। अब ये क्या हुआ, ये हो गया वाट आवर, ये क्या हो गया, वाट आवर हो गया। तो इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे। किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 में से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, किलो वाट बन जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग यहाँ पे समझिए, ये किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो वाट आवर में। ठीक है, यहाँ पर इधर लिख देते हैं किलो वाट आवर। किलो वाट आवर में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये शून्य से शून्य कट गया, ये से कट गया, ये से इससे कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8 तिया 24। तो कितना यूनिट खर्चा हुआ, 24 यूनिट खर्चा हुआ। 1 यूनिट का दाम कितना है, 3 रुपया। तो 3 से गुना कर देंगे तो टोटल रुपये निकल जाएगा। 3 से गुना कर देंगे तो 24 तिया कितना होता है, 72। तो टोटल कितना रुपया बन गया, 72 रुपीज़। ठीक, चलिए, तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 72 रुपया बना जून महीना के लिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है जनरली आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा और इसमें आपका गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, ईच RMPU हैज़ हाउ मैनी मिक्स्ड एयर फिल्टर इन LHB कोच। एक LHB कोच में प्रत्येक RMPU में कितने मिक्स्ड एयर फिल्टर होते हैं। तो ये जो है 4 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क 100 वाट। ठीक है, इट इज़ वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एट 0.9 पावर फैक्टर, द करेंट थ्रू द लैम्प इज गिवन एट। क्वेश्चन है कि एक विद्युत लैंप पर 100 वाट अंकित है। ठीक है, एक बल्ब है जो कितने वाट का है, 100 वाट का। उसको हम लोग जो है 0.9 पावर फैक्टर पर 200 वोल्ट के लिए जो है जला रहे हैं। तो उस डिवाइस से, उस विद्युत लैंप से कितना करंट फ्लो होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन जो है एक पावर होता है, रियल पावर बराबर V/I cos फाई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पावर क्या होता है, यहाँ पर पावर बराबर होता है VI cos फाई। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है, ये मेरा पावर फैक्टर है। ठीक है, पावर फैक्टर है। तो पावर P हमारे पास दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है हमारे पास, P दिया हुआ है 100 वाट, है ना, 100 वाट दिया हुआ है।
100 वाट, भी दिया हुआ है 200, आई हमको निकालना है, पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.9, ठीक है। तो यहाँ से आई निकल जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा 100/200 गुना 0.9, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 10/18 हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 के अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। देखिए अगर 10/20 रहता तो 0.5 आ जाता, तो ये 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.5, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को जो है क्या याद रखना है, मेनली हमारा फार्मूला याद रखना है, पी बराबर क्या होता है VI cos फाई, ठीक है। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर करंट दिया रहता ठीक है, करंट दिया रहता, वोल्टेज निकालना होता वो भी निकाल सकते थे। करंट और वोल्टेज दोनों दिया रहता, पावर दिया रहता तो पावर फैक्टर निकालना होता, पावर फैक्टर भी निकाल लेते। तो इस फार्मूला से हम लोग किसी भी चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, पंप फेल्स मोस्टली ड्यू टू। पंप जो है निम्नलिखित किसके कारण जो है जनरली यूज मतलब ये जो है ख़राब हो जाता है, फेल कर जाता है। तो एक्सेसिव वर्किंग कारण, बहुत ज़्यादा चलने के कारण जो है पंप फेल कर जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा, एक्सेसिव वर्किंग के कारण पंप फेल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन है कि एज पर रेलवे बोर्ड रिकमेंडेशन द स्वीप ऑफ फैन प्रोवाइडेड इन ऑफिसेस वेटिंग हॉल etc शुड बी, ठीक है। तो इसका जो है RPM इसका जो स्वीप होना चाहिए फैन का वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1200 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टिंग करंट टेकन बाय वन कंप्रेसर मोटर ऑफ RMPU सेल्फ जनरेटिंग AC कोच इज। RMPU सेल्फ जनरेटिंग AC कोच के एक कंप्रेसर मोटर द्वारा लिए जाने वाला स्टार्टिंग करंट कितना होता है, ये 49 एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग जो है बनाए थे। तो ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज इफ़ एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1500 वाट इज यूज फॉर 8 आवर्स, कंसिडर पर यूनिट चार्ज 10 रुपीज़, ठीक है। दिया हुआ है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल है जिससे आप पानी गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं, उसका जो कैपेसिटी कितना है 1500 वाट का है। आप जो है क्या करते हैं, उसको 8 घंटा के लिए जलाते हैं, और अगर 1 यूनिट का दाम 10 रुपया है तो जो है टोटल आपको चार्ज पता करना है कि कितना जो है 8 घंटा में जो है आप जलाएँ, 8 घंटा चलाएँ उसको, तो 8 घंटा में आपको कितना रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट निकाले थे कि एनर्जी का जो फार्मूला था वो कितना था आपका, जो हम लोग निकाले थे वो क्या निकाले थे, किलो वाट आवर, है ना, एनर्जी बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पावर में कितना दिया हुआ है 1500 वाट दिया हुआ है, ठीक है। एनर्जी जो हमारा दिया हुआ है 1500 वाट दिया हुआ है, और कितने घंटे के लिए जल रहा है, 8 घंटे के लिए जल रहा है, ठीक है, 8 घंटे के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वाट आवर। अब हमको क्या करना है, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये किलो वाट आवर बन जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 2 से 4 कट गया, 4 दूना 8, 8 तिया 24। आपने कितना यूनिट खर्च किया, 24 यूनिट आपने खर्च कर दिया। सॉरी सॉरी 1 मिनट यहाँ पे 4 तिया 12 हो गया ना, 12 यूनिट खर्च हुआ है ना, 8 नहीं, यहाँ से 8 तो कट कैंसिल हो गया। तो 4 तिया 12 यूनिट खर्च हुआ। 1 यूनिट का दाम है 10 रुपया, तो 12 यूनिट का कितना हो जाएगा 120 रुपया, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 120 रुपया जो है आपको देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो देखिए ये वाला जो अभी क्वेश्चन बना है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको जो है बनाइएगा ताकि आपका जो है आंसर सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर बॉयलर प्रोवाइडेड इन मिनी पेंट्री ऑफ LHB
AC कोच। तो इसका कैपेसिटी कितना होता है बॉयलर का, हॉट वाटर बॉयलर का 15 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑपरेशन टाइम ऑफ द ओवर स्पीड रिले इन LHB जनरेटर कार। तो ओवर स्पीड टाइम जो होता है वो कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड से भी कम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ बैटरी यूज्ड इन LHB AC कोच। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए कितना आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रोवाइडेड इन LHB कोच। तो LHB कोच में जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी कितना होता है, ये 60 kVA का ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज अनबैलेंस इन फेज लोड ऑन डीजल सेट एज। ठीक है, जो डीजल जनरेटर सेट रहता है तो उसके लिए जो है मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज अनबैलेंस जो है फेज लोड में वो कितना परसेंट जो है आपका अनुमान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10%। चलिए थोड़ा गला खराब है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, इफ़ ए DG सेट एक्सेसिव स्मोक एट फुल लोड द प्रोबेबल काउज में बी। अगर कोई DG सेट है वो जो फुल लोड पर काफ़ी ज़्यादा धुआं दे रहा है, धुआं छोड़ रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो एक तो होगा कि आपका एक या एक से अधिक सिलेंडर काम नहीं कर रहा, ये ऑप्शन ये जो है हो ही सकता है। उसका आप जो तेल यूज किए हैं वो पुअर क्वालिटी का, ये भी हो सकता है। अगर पुअर क्वालिटी का तेल यूज करिएगा तो धुआं देगा। नोजल जाम हो जाएगा तो भी धुआं देगा। तो इस जो है सारे मेरे सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच कैपेसिटी फ्यूजेज आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इनकमिंग साइड ऑफ 415 वोल्ट LHB जनरेटर कार। LHB जनरेटर कार में 415 वोल्ट, ठीक है, 15 वोल्ट जो इनकमिंग साइड है, ठीक है, आवक साइड इनकमिंग साइड की सुरक्षा के लिए किस क्षमता फ्यूज का उपयोग किया जाता है, कौन सा कितना कैपेसिटी फ्यूज का यूज किया जाता है। तो ये जो है 100 एम्पियर HRC फ्यूज का जो है 3 यूज किया जाता है यहाँ पर। तो 3 × 100 एम्पियर HRC फ्यूज। आप लोग जो है कमेंट करके HRC का फुल फॉर्म बताइए। अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, तो मैं जो है इसको कमेंट में ही लिख दूंगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRGO इज रिलेटेड टू डैश एंड CRI इज रिलेटेड टू डैश। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफार्मर, LED एंड ट्रांसफार्मर, LED एंड स्विच, AC एंड LED। देखिए CRG का फुल फॉर्म होता है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये जनरली इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो CRG का फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है, स्टील के लिए जो है यूज किया जाता है CRGO। तो ये जो है इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं CRGO का, ये जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसको लेमिनेट करने के लिए हम लोग इसी स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के लेमिनेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CRGO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ठीक है, अब इसका जो है मैकेनिकल इलास्टिसिटी जो है काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हम लोग जो है CRGO का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया कि CRGO मेरा किससे रिलेटेड है, CRGO मेरा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं CRI किससे रिलेटेड है। CRI का फुल फॉर्म होता है CRI। ठीक है, CRI का फुल फॉर्म होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो जो देखिए LED बल्ब रहता है मेरा, तो उसके लिए CRI, उसके लिए जो है CRI होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स। जैसे आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं तो वो नेचुरल लाइट में, सनलाइट में कैसा दिखता है, और जब आपका लाइट जल रहा है तो वो कैसा दिखता है, तो वो कितना मैच करता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं CRI
तो जितना ज़्यादा CRI होगा उतना ज़्यादा वो मैच कर जाएगा, वो आपको लगेगा कि नहीं ये नेचुरल लाइट में ही हम देख रहे हैं। सनलाइट में, जैसे सनलाइट में आपको किसी चीज़ को देखते हैं नेचुरल लाइट में, तो जो जैसा दिखता है अगर लाइट में भी वैसा ही दिखे तो उसका CRI बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो है CRI किससे रिलेटेड है, LED बल्ब से। और CRI जो है वो 0 से 100 के बीच में होता है। जितना ज़्यादा CRI होगा उतना ज़्यादा अच्छा वो दिखेगा। 90 से ज़्यादा अगर किसी बल्ब का CRI है तो उसको हम लोग वेरी गुड बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ये क्वालिटी का है। अगर 80 से कम रहेगा तो वो पुअर क्वालिटी में आ जाता है, और 100 है तो वो तो बेस्ट हो गया। तो यहाँ पर CRGO रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर एंड CRI इज रिलेटेड टू LED। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। द जैकेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर फॉर DG सेट शुड बी इन द रेंज ऑफ। तो इसका जो जैकेट कूलिंग जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, तो वो जो है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन, ONAN and ONAF, ONAN and ONAF इज रिलेटेड टू डैश। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कूलिंग, हीटिंग, प्योरीफिकेशन, लुब्रिकेशन, नॉन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले जो है ONAN और ONAF का फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। अगर ये आप फुल फॉर्म जान लिए तो आप जो है इसको इजीली बना सकते हैं। तो ONAN का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर देखिए इसका होता है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ठीक है, नेचुरल। तो ये जो ONAN है इसमें हम लोग हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, जो ऑयल रहता है वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पर जो एयर यूज होता है ये नेचुरल एयर यूज होता है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है उसका कूलिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको कूलिंग उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एयर नेचुरल, सॉरी ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है, ये ट्रांसफार्मर का जो हम लोग कूलिंग करते हैं तो वहाँ पर उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको जो है एयर वो नेचुरल एयर का यूज किया जाता है, तो इसका ये कूलिंग हो जाएगा। अब ONAF है। ठीक है, ONAF का फुल फॉर्म दोनों कूलिंग से रिलेटेड है। ONAF का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल नेचुरल। ठीक है, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। ठीक है, इसमें जो आप एयर का यूज करते हैं वो कौन से एयर यूज करते हैं, फोर्स्ड एयर यूज करते हैं। फोर्स्ड एयर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जल्दी आपका ठंडा हो जाए, उसका जो कूलिंग है वो इफेक्टिव हो। तो यहाँ पर ONAF, तो ये दोनों किससे रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपका फुल फॉर्म पूछ दे। ठीक है, आपको ये नहीं पूछे कि किससे संबंधित है, आपको जो है फुल फॉर्म पूछ दे, तो आप लोग जो है फुल फॉर्म भी जो है ध्यान रखिएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल SPG स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड बैटरी शुड बी। तो जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है लेड एसिड बैटरी का वो 1.22 जो है होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको जो है देख के जाइए। हो सकता है जो आप अलग किसी और डिवीज़न में काम कर रहे हैं तो आपसे जो है इस तरह के जो है कम से कम 110 क्वेश्चन आप जो है देखेंगे, तो इसमें हमको लग रहा है कि आप 50 क्वेश्चन तक जो है आपका जो है इससे आ सकता है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन वायरिंग फॉल्ट। तो इसमें से जो कौन सा कॉमन वायरिंग फॉल्ट है, तो वायरिंग में शॉर्ट सर्किट भी होता है, ओपन सर्किट भी होता है, उसका फ्यूज जल जाता है। तो ये सारे फॉल्ट हैं जो कि जनरली आते हैं वायरिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 51 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, which color of two bands is in BLDC fan in LHB नॉन AC कोचेज। तो कौन सा जो है दो बैंड यूज किया जाता है BLDC फैन जो LHB नॉन AC कोच रहता है। तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन एंड येलो। चलिए आप लोग जो है एक काम करिए, आप लोग जो है BLDC का फुल फॉर्म जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में BLDC का फुल फॉर्म बताइए, और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर हम लोग कमेंट में ही देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये आपका जो है 62 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच टोटल कनेक्टेड लोड इन
चेयर कार LHB नॉन AC कोच, उसमें जो है टोटल कितना लोड जो है यूज होता है, तो वो होता है 2193 AC चेयर कार नॉन AC चेयर कार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सक्शन फ्लेन साइज ऑफ द पंप सेट ऑफ WRA इन LHB कोच। तो ये जो है 1 इंच BSP का रहता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। WRA का फुल फॉर्म जो है हम लोग जो है कमेंट में बताए थे, आप लोग कमेंट नहीं किए, तो WRA का फुल फॉर्म याद रखिए। WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग एपरेटस, ठीक है, एपरेटस, तो इसको याद रखिएगा। तो WRA का फॉर्म क्या होता है, वाटर रेजिंग एपरेटस। तो आपके एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म इसका पूछते, ठीक है, तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। डैश ये ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करता है, नहीं करता है, करंट नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, क्या चेंज करता है, ये पावर चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है, पावर ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम जो है आपका जो LV साइड रहता है या HV साइड, तो यहाँ पर जो आप याद रखिएगा पावर ट्रांसफॉर्म करता है, फ्रीक्वेंसी करंट वोल्टेज ये ट्रांसफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर को व्हाट इज़ द मेन पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग द बैटरी बैंक का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। बैटरी बैंक का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर आपका फीडर फेल कर जाए तो जो कोच में सप्लाई है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो टू सप्लाई द कोच इन केस ऑफ फीडर सप्लाई फेल्यूर, अगर फीडर सप्लाई अगर फेल कर गया तो आपका जो है जो भी इक्विपमेंट है, पंखा या फिर बल्ब है, वो किससे आपका जो है जलेगा, LED बल्ब, वो आपका बैटरी से जलने लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट करंट ऑफ इमरजेंसी बैटरी चार्जर का जो है आउटपुट करंट कितना होता है, वो 22 एम्पियर। आपसे जो है हम लोग RBC का फुल फॉर्म पूछे थे, तो जो है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर जो है आपका EBC का फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इमरजेंसी बैटरी चार्जर, यहाँ पे REBC लिखा है, तो रेगुलेटेड कम इमरजेंसी बैटरी चार्जर होता है, तो वो हो गया आपका कितना हो गया, 22 एम्पियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्स ए, ट्रांसफार्मर जो काम करता है उसके लिए क्या आवश्यकता होती है ट्रांसफार्मर के लिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो ये जो है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा तभी ट्रांसफार्मर आपका काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर कोड के यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटिक कोड है आपका वो लेमिनेट कर देते हैं ताकि ED करंट कम लॉस हो और आपका कोर लॉसेस कम हो, ठीक है, हीट डिसिपेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए हम लोग इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम स्पीड फॉर फुल आउटपुट ऑफ 4.5 किलोवाट 120 वोल्ट TL अल्टरनेटर रिकमेंडेड बाय RDSO, ठीक है। तो उसका जो है कितना होना चाहिए स्पीड में, मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, ठीक है। तो RDSO कितना है, 600 RPM होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका पावर सप्लाई इज फेड टू कंप्रेसर एंड कंडेंसर एंड इवापोरेटर यूनिट ऑफ RMPU सेल्फ जनरेटिंग AC कोच। RMPU सेल्फ जनरेटिंग AC कोच का कंप्रेसर और कंडेंसर तथा इवापोरेटर यूनिट के लिए दिए गए आपूर्ति कितना होता है, ठीक है। इसके लिए जो है कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए 3 फेज 415 वोल्ट यूज करते हैं। तो बी नंबर इसका सही आंसर है। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपका AC रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए सबस्टांस विच चेंजेज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट इज कॉल्ड। वह पदार्थ जो प्रकाश के द्वारा प्रदीप्त होने पर अपने विद्युत प्रतिरोध को बदल देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप किसी सबस्टांस है उस पर आप अगर लाइट दीजिएगा और उसका रेसिस्टेंस चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो कंडक्टिव। ठीक है, तो फोटो मतलब आपका लाइट उस पर दे रहे हैं आपका, ठीक है, फोटो कंडक्टिव। ठीक, और वो जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें कंडक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो जनरली रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फोटो कंडक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स बेसिस ऑफ ए सोलर सेल। तो सोलर सेल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है, सिलिकॉन का यूज करते हैं। इसका बैरियर पोटेंशियल कम होता है, ठीक, और तो इसके लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या है मेरा? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हम लोग एल्युमिनियम, बोरॉन, सिल्वर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सोलर सेल के लिए क्या यूज होता है? सेमीकंडक्टर यूज होता है। चलिए आप लोग जो है कमेंट करके इसका बैरियर पोटेंशियल बताइए, ठीक है। एक होता है जर्मेनियम और एक होता है सिलिकॉन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इसका जो है हम लोग कमेंट सेक्शन में ही इसका आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर कूलर्स डोनेटेड बाय प्राइवेट पार्टी इज टू बी डन बाय। अगर कोई प्राइवेट पार्टी है वो आपके स्टेशन पे एक वाटर कूलर को दान कर दिया तो उसका मेंटेनेंस चाहिए, तो मेंटेनेंस किसके द्वारा होना चाहिए? जो डोनेट किया उसके द्वारा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? नहीं, रेलवे के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी स्टेशन पे अगर कोई प्राइवेट पार्टी वाटर कूलर डोनेट किया है तो उसका मेंटेनेंस किसके द्वारा होना चाहिए? रेलवेज के द्वारा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WR। देखिए सेम क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक, इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम इसका आंसर हम लोग दे चुके हैं, है ना, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर इज द रेशियो। पावर फैक्टर जो है वो किस चीज़ का रेशियो होता है? एपरेंट पावर एंड एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर, नॉन ऑफ द अबव। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे जो एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर P बराबर क्या होता है? VI cos फाई, ठीक है, इसको हम लोग अभी जस्ट देखे थे। तो ये वाला, ये जो आपको VI दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर। इसको क्या बोलते हैं? एपरेंट पावर बोलते हैं, ठीक है, एपरेंट पावर। ये कॉस फाई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो आपको बोल रहा है पावर फैक्टर किस चीज़ का रेशियो है, तो यहाँ पर पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर P, ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा? VI, है ना, ये ना होगा। तो P मेरा क्या है? P होता है एक्टिव पावर और V आता है एपरेंट पावर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ ए लाइव कंडक्टर इन द सर्किट इज इंटेंगल्ड विद द ट्री ब्रांच डैश ऑपरेट। अगर यदि सर्किट में लाइव कंडक्टर पेड़ की शाखा में फंस जाता है तो डैश को परिचालित करना चाहिए। वो क्या जो है इसमें ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका ऑप्शन है EFR, ठीक, दूसरा है OVR, C नंबर ऑप्शन है आपका OLR या फिर थर्मल रिले, ठीक है। तो अगर मान चलिए कोई भी कंडक्टर है, लाइव कंडक्टर है, और वो जो है पेड़ से टकरा गया, पेड़ में उसका पेड़ का ब्रांच उससे टच हो गया, तो उसमें से कौन सा रिले जो है मेरा ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जानेंगे। फुल फॉर्म जान लीजिएगा तो आपका जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ फॉल्ट रिले। क्या होता है? अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है, अर्थ फॉल्ट रिले। ये हो गया ओवर वोल्टेज रिले, ये हो गया ओवर वोल्टेज रिले,
ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया ओवरलोड रिले, ठीक है, ओवरलोड रिले, ठीक है। एक तो थर्मल रिले है ही। तो जब भी कोई भी ट्री ब्रांच अगर लाइव कंडक्टर को टच कर जाता है या लाइव कंडक्टर किसी ट्री ब्रांच को टच कर जाता है, फंस जाता है उसमें, तो हमारा जो है क्या होना चाहिए, अर्थ फॉल्ट रिले जो है जो आपका काम करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। अर्थिंग से रिलेटेड है अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। तो हो सकता है कि आपके जो आप एग्ज़ाम देंगे आने वाले एग्ज़ाम में आपका इससे फुल फॉर्म पूछा जाए, ठीक है। तो इसको जो है याद रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ए डीजी सेट द कॉपर लॉसेस इन द अल्टरनेटर आर प्रोपोर्शनल टू द। तो जो कॉपर अल्टरनेटर में कॉपर लॉस होता है, वो कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस होता है वो आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पर जो है किसके प्रोपोर्शनल है, करंट जो है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जो अल्टरनेटर करंट दे रहा है उसके स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द करंट डिलीवर्ड बाय द अल्टरनेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ 3 फेज केज रोटर इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। तो 3 फेज केज रोटर इंडक्शन मोटर का जो स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जो है आप एक फार्मूला जो है सिंक्रोनस स्पीड का पढ़े होंगे, 120 F/P, ठीक है। इसी से हम लोग जो है स्लिप निकाल करके एक और स्लिप निकालते हैं और उसके बाद जो हम लोग क्या निकाल देते हैं, इसका 3 पेज का इसका स्पीड निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जनरली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, पोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग जो है याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको अभी जो हम लोग फार्मूला देखें, तो ये आपको जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का पूछा, आपको सिंक्रोनस मोटर का पूछ दे, तो सिंक्रोनस मोटर का जो है आप लोग याद रखिएगा NS बराबर 120 F/P, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हो सकता है आपसे फार्मूला पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी यूज्ड इन रेडिएटर्स फॉर कूलिंग ऑफ द डीजी सेट ऑफ LHB पावर कार। LHB पावर कार के डीजी सेट को कूलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडिएटर में क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कूलेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ द इवापोरेटर फैन मोटर ऑफ RMPU इन सेल्फ जनरेटिंग AC कोच, उसका स्पीड जो है वो कितना होना चाहिए, 415 RPM होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज रिकमेंडेड एज फायर एक्सटिंग्विशर इन इलेक्ट्रिकल केसेस। तो ये जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है जनरली रिकमेंड किया जाता है अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लग जाती है, तो हम लोग जो है CO2 टाइप यूज करते हैं, ठीक है, या फिर पाउडर टाइप। तो यहाँ पर आपको जनरली CO2 टाइप ही रिकमेंड किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GI और स्टील स्ट्रिप इलेक्ट्रोड यूज फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो ये जो है 25 mm इंटू 4 mm से जो है कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द फैन यूज्ड इन LHB नॉन AC कोच। तो नॉन AC कोच इसमें जो है फैन का साइज क्या होता है, तो ये जो है आपका 400 mm स्वीप का जो है होता है, ठीक है, नॉन AC LHB कोच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल इज। फ्रेश सिलिका जेल का जो है कलर वो कैसा होता है, वो ब्लू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। व्हेन हीट flows from one place to another by means of liquid or gas, it is being transferred by। जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरल या गैस के माध्यम से प्रभावित होती है, तो इसे किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ देखिए लिक्विड अगर गैस रहेगा तो वो किसके द्वारा होगा, कन्वेक्शन के द्वारा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अगर आपका यहाँ पे लिक्विड या गैस नहीं रह करके आपको अगर देता कि हीट को अगर कंडक्टर के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो क्या होता है आंसर इसका कंडक्शन हो जाता है। ठीक है, और रेडिएशन में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसमें आपका जो क्या होता है रेडिएशन में, क्या जैसे कि रेडिएशन में क्या होता है किसी लिक्विड या मेटल का हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, बाय मीन्स ऑफ लिक्विड या गैस, इसके द्वारा हम लोग हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हेन कैपेसिटेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कभी इंक्रीज होगा या भी डिक्रीज होगा। देखिए, जब कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे मान चलिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे मान चलिए C1 है और ये है C2, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C इक्विवेलेंट, वो क्या होता है C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, दोनों ऐड हो जाता है। तो जब आप पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दोनों ऐड हो जाता है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वहीं पर अगर आप किसी कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सीरीज में, तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे मान चलिए C1 है और यहाँ पे C2 है, तो C इक्विवेलेंट क्या कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, है ना, ये होता है। तो क्या होता है, जैसे मान चलिए दो को है C1 और C2 इस तरह से लगा हुआ है, C1 और C2 है, तो क्या इसका जो जब आप इक्विवेलेंट निकालिएगा तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, यहाँ से C इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए, तो उस समय में आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो जब अब यही केस में आपको जो है, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका कैपेसिटेंस पूछ दिया, यहीं पर अगर रेसिस्टेंस पूछ देता तो पैरेलल में डिक्रीज हो जाता और सीरीज में इंक्रीज हो जाता। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपका कैपेसिटेंस पूछा, हो सकता है इंडक्टेंस पूछ दे या फिर रेसिस्टेंस पूछ दे, तो ये जो है आप लोग इसको ईजिली बना सकिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन आपका जो है टेक्निकल से था। अब हम जो है क्वेश्चन शुरू होता है एस्टेब्लिशमेंट का। ठीक है, तो इतना जो है आपका ये, अब नेक्स्ट जो है आपका टेक्निकल ख़त्म हो गया, अब आपका एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द पोस्ट बिलोंग टू द सेफ्टी कैटेगरी, क्लर्क, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या फिर स्टेनोग्राफर, नॉन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली जो स्टेशन मास्टर है उसका जो कैटेगरी है वो सेफ्टी कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये जो है आपका किस लाइन पे कौन सा गाड़ी को लेना है सारा डिसीजन स्टेशन मास्टर ही करता है, तो वो जो है सेफ्टी कैटेगरी में आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। DFC स्टैंड फॉर, ठीक है, ये पूछा है DFC स्टैंड फॉर, तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सिटी है 3 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा रेलवे जोनल रेलवे जो किस सिटी में जो है तीनों जोनल रेलवे क्वार्टर हेडक्वार्टर है, तो कोलकाता इसका सही आंसर है। अब 3 कौन कौन है 3, एक तो आपका हो गया ईस्टर्न रेलवे, दूसरा साउथ ईस्टर्न रेलवे और तीसरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ, जो है मंथली इसका जो है आंसर अभी जस्ट कमेंट में हम लोग देंगे। तो मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ PF 8.33%, और ये जो है आपका बी नंबर का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन है, एम्प्लॉय कैन एक्यूमुलेट डैश डेज ऑफ LAP। तो कितने दिन का LAP जो है एक एम्प्लॉय जो है एक्यूमुलेट कर सकता है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं। 300 डेज, 300 का LAP आप जमा कर सकते हैं, जो कि आपको रिटायरमेंट के समय में इसका पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो वो आपका लैप्स कर जाएगा, तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग पूरे सर्विस पीरियड में सिर्फ आपका 300 LAP ही जमा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैंकर टाइप वैगन। ठीक है, टैंकर टाइप वैगन निम्नलिखित में से कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंकर टाइप वैगन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BT, जहाँ पे BT लगा हुआ रहेगा वो टैंकर टाइप हो जाएगा शुरू में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे BT PN है, यहाँ पे BT नहीं है, यहाँ पे BT PGLN है, BT FLN है, तो ये तीनों मेरा क्या हो जाएगा टैंकर टाइप, BT शुरू में लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे BLCA है, तो ये जो है BLC टाइप वैगन हो गया, कंटेनर टाइप वैगन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा BLCA। तो ये जो है टैंकर टाइप वैगन नहीं है। टैंकर टाइप वैगन को पहचानने का आसान तरीका, शुरू में क्या लगा पड़ेगा BT लगा पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मॉक ड्रिल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बी डन वंस इन। जो है कितने समय में जो है एक बार जो है आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल होनी चाहिए, तो एक साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बार तो होनी ही चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं ODC स्टैंड्स फॉर, ODC का फुल फॉर्म क्या होता है, ODC का फुल फॉर्म होता है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन रूल अंडर विच द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू प्लेस ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, रूल नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रेजेंट PCOM ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे। देखिए चूँकि साउथ वेस्टर्न का क्वेश्चन है तो आपको साउथ वेस्टर्न से पूछा गया है। ठीक है, लेकिन आप जिस जोनल रेलवे में काम करते हैं कम से कम उसका जो है GM का नाम हो गया, या फिर आप जैसे मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में अपने प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर का नाम याद रखिए, GM का नाम याद रखिए। इलेक्ट्रिकल से है तो आप जो है प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का नाम याद रखिए। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखने चाहिए। ठीक है, या फिर आपका रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है CEO है उसका नाम याद रखिए। तो ये सब क्वेश्चन जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्सेन वागन जो है कौन सा वागन के अंतर्गत आता है, टैंक वागन, ओपन वागन, कवर्ड वागन, कंटेनर वागन, नन ऑफ द। तो ये जो देखिए बॉक्स लिखा हुआ ना, ठीक है, तो बॉक्सेन जो है ओपन वागन के अंतर्गत है। बॉक्सेन हो गया, बॉक्सेन HL हो गया, ठीक है, बोस्ट हो गया, तो जिसमें BO लगा पड़ेगा शुरू में। ठीक है, BO हो गया ओपन वागन, तो उससे जो है यहाँ पर आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर BO है तो वो ओपन वागन के अंदर आ जाएगा। BT लगा हुआ है टैंक वागन के अंदर, BC लगा हुआ है कवर्ड वागन के अंदर है। ठीक है, BLC है तो कंटेनर वागन हो गया। तो जैसे BCN हो गया, ठीक है, BCN की क्या हो जाएगा, BCN हो गया कवर्ड वागन। ठीक है, तो उसी तरह BTPN हम लोग देखें टैंक वागन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे सर्वेंट हु इज रिटायर ऑन हिज अटेनिंग द एज ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट सेल बी ग्रांटेड। तो उसको जो है क्या मिलता है, सुपर एन्युएशन पेंशन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सेवानिवृत्त पेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूरिस्ट ट्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक रेलगाड़ी है। तो ऑब्वियसली हम लोग सभी जानते हैं फेरी क्वीन जो है ये टूरिस्ट ट्रेन है। सुविधा दुरंतो राजधानी ये तो नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टूरिस्ट ट्रेन फेरी क्वीन, ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड वाज फॉर्म इन द ईयर ऑफ। ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन जो है किस साल किया गया था, तो ये जो है 1905 ईस्वी में किया गया था रेलवे बोर्ड का गठन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो ये कम से कम आपका 5 साल जो है होना चाहिए, तभी आप जो है जो ग्रेजुएटी है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर 5 साल से कम काम किए हैं तो आपको ग्रेजुएटी नहीं दिया जाएगा। तो जो है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितने दिन का होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर। तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है जो टेक्निकल से है। 15 क्वेश्चन आपका एस्टेब्लिशमेंट से था जो कि आप लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग जो है देखेंगे राजभाषा का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है राजभाषा का क्वेश्चन, राजभाषा पर भी हम लोग जो एक वीडियो बनाए हुए हैं तो वहाँ से आप लोग जो है देख सकते हैं। ठीक, वेस्ट बंगाल फॉल्स अंडर विच रीजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। तो देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल है
ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के आधार पे जो है हम लोग पूरे भारतवर्ष को तमिलनाडु को छोड़ करके 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं, ठीक है। एक होता है क क्षेत्र, ग क्षेत्र और क और क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। क क्षेत्र वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन या फिर उसका जो राजभाषा है वो हिंदी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी आपका लैंग्वेज है वो हिंदी बोला जाता है या हिंदी में पत्राचार होता है, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क क्षेत्र में जो है रखे हैं। क क्षेत्र में कौन कौन सा आपका आएगा, एक आएगा आपका बिहार आ जाएगा, ठीक है, यूपी आएगा, एमपी आएगा, ये क क्षेत्र है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एमपी आएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार। तो इतना जितना अभी हम बोले हैं ये सारे क क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है वो किस में होता है, हिंदी में जो है किए जाते हैं। और इस क्षेत्र के जो भी निवासी जो आपका सिटीजन है वो कौन सा लैंग्वेज जनरली यूज करता है, हिंदी का ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। अब होता है ख क्षेत्र, इसको याद रखिएगा, ख क्षेत्र। ख क्षेत्र वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे अर्ध हिंदी बोली जाती है, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है प्योर हिंदी तो नहीं लेकिन वहाँ पर हिंदी यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको राज्य याद रखने चाहिए, उसमें आपका हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ठीक है, चंडीगढ़, दमन द्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली, ये सब किस में आते हैं, ख क्षेत्र में आते हैं। और इसके अलावे आपको जितने भी क्षेत्र आपको बच गए, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ठीक है, उधर आपका जितना भी स्टेट इसके अलावे बच गया वो सारा किस में आएगा, ग क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल पूछा है तो वेस्ट बंगाल किस में आएगा, सी रीजन में आ जाएगा, यानी कि ग क्षेत्र में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है जो ग क्षेत्र था, सी रीजन, उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ऐसा नहीं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो हिंदी हो, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल का बंगाली है, बांग्ला लैंग्वेज बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेम वन डॉक्यूमेंट कम्स अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्शन 3 of 3, ठीक है, 3 के 3 राजभाषा अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत आने वाले एक दस्तावेज का नाम बताइए, ठीक है। तो जो इसमें दस्तावेज है जो सेक्शन 3 of 3 है 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, उसमें टोटल 14 आपका जो है कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें एक होता है जनरल ऑर्डर, सामान्य आदेश, ठीक है, ठीक। दूसरा होता है आपका जो होता है वो होता है रेजुलेशन, ठीक है, इसको हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। सर्कुलर एप्लीकेशन फॉर्म ये सब नहीं होता है, जनरल ऑर्डर ये सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कितना जो है आपका दस्तावेज है, टोटल 14, ठीक। डॉक्यूमेंट कितना है, 14 डॉक्यूमेंट। 14 डॉक्यूमेंट में जो है कुछ डॉक्यूमेंट को हम लोग देख लेते हैं। एक तो आपका पहला ही हो गया जनरल ऑर्डर, और दूसरा होता है रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन। तीसरा होता है रूल। चौथा होता है आपका प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक्स बोलते हैं, ठीक है, चौथा। पांचवा होता है नोटिस, जो भी नोटिस निकलता है, ठीक है। छठा होता है टेंडर फॉर्म, जो टेंडर रहता है ना, टेंडर निकलता है तो टेंडर फॉर्म हो गया। सातवां होता है कॉन्ट्रैक्ट। आठवां आपका जो है एग्रीमेंट। ये सब जो डॉक्यूमेंट में आता है 1963 का जो धारा है 3 का 3 उसमें आता है एग्रीमेंट, ठीक है। और 9वां होता है आपका लाइसेंस, ठीक, लाइसेंस। और 10वां है आपका परमिट, ठीक है, परमिट। उसके बाद 11वां में होता है नोटिफिकेशन, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोटिफिकेशन। और एक 12वां होता है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर और रिपोर्ट निकलता है, तो वो हो गया। फिर एक होता है जो पार्लियामेंट में
एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो भी अदर रिपोर्ट है पार्लियामेंट में ले किया जाता है, वहाँ पर जो सौंपा जाता है, तो वो एक हो जाता है आपका। और एक और होता है आपका ऑफिशियल पेपर होता है, जो कि पार्लियामेंट में जो है दिया जाता है। तो ये जो है कुछ पेपर है जो कि आपको याद रखने चाहिए। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है पूछे जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लम्प सम अवार्ड पेड फॉर पासिंग हिंदी प्रबोध एग्जाम बाय हिंदी टीचिंग स्कीम विद इंडिविजुअल रिपोर्ट। तो प्रबोध एग्जाम में जो है वो कितने रुपए का जो है राशि दिया जाता है अवार्ड में, तो 1600 रुपये दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। ये ऑफिशियल राजभाषा पे जो है क्वेश्चन, राजभाषा पे एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखिए, आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। विच इज़ द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं सूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, तो नेपाली को शामिल किया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा नेपाली। इंग्लिश शामिल इसमें नहीं है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इंग्लिश शामिल है कि नहीं, तो इसमें जो है इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया। छठा नंबर जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया का जो लैंग्वेज वो क्या है आपका, हिंदी है, तो ये बी नंबर से सही आंसर है। सातवां नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिंदी एग्जाम ऑफ रेगुलर कोर्स आर हेल्ड हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर। वर्ष में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है, तो 2 बार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आठवां नंबर क्वेश्चन कि व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 रिवाइज्ड। तो ये जो है आपका 1967 में इसको अमेंड किया गया था, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फाइनल एग्जाम प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ क्लर्शियल स्टाफ। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है, तो ये प्रज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजुलेशन पास। इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिए कमेंट में, इसका आंसर हम लोग जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, होप आप लोगों को अच्छा लगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।